नमस्कार दोस्तों। माइक दिखाऊं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सब बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताओ अनुभव भाई, कैसे हो आप? चांदनी, ओझा, ब्रजेश यादव, राहुल रावत, अभिनंदन, आकाश, शुभम, ब्रजेश, अल्पना, कल्पना, दीपांशु, अक्षिता, आकांश, अभय, दीपक, विनोद, तोमर, दीपिका। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। बहुत बहुत आभार है भाई आपका। वो छोरा कौन है? नरेंद्र सिंह राजपुरोहित। क्या हाल है भाई? बढ़िया चल रहा है काम? चोखो है। देखो, तो हम जो बात कर रहे थे बेसिकली, हम बात कर रहे थे आर्टिकल, मतलब काफी आर्टिकल आपके हो चुके थे और कल की क्लास में ये जो पोर्शन है वो हमने कवर किया है। आर्टिकल 21 से हमारा हो चुका था। अगली हेडिंग आप डालेंगे आर्टिकल 22। अगली हेडिंग आप डालेंगे आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 की हेडिंग हम डालते हैं। आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 की हम हेडिंग डाल लेते हैं। आर्टिकल 22 की हेडिंग हम डाल लेते हैं फटाफट से। बाबू मेरी बुक आज शाम को लॉन्च होंगी, रुक जाओ बाबू, रुक जाओ। बुक शाम को लॉन्च होंगी। आर्टिकल 22 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 22 की हम बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा आर्टिकल 22 के बारे में। बताइए सर, इसमें गिरफ्तारी के संबंध में सर, नहीं आर्टिकल 22 तो हो चुका है ना, 23-24 भी हो गया था। पेज कौन सा है वो? 22, 23, 24 सारे हो गए थे ये तो। आज धार्मिक अधिकारों से स्टार्ट करना था। हाँ वही मैं कह रहा था, 24 तक हो गया था, राइट। तो हेडिंग डालिए धार्मिक अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। रिलीजियस राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है जी हाँ। तो बाबू रिलीजियस फ्रीडम के आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के मध्य। 25, 26, 27, 28। तो पहले मैं सबसे पहले आर्टिकल 25 की बात करता हूं। ठीक है अंजलि गुप्ता। आर्टिकल 25, धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं। धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। राइट टू रिलीजियस इंडिपेंडेंट पेंडेंस टू फॉलो थॉट टू फॉलो थॉट्स। कोई भी विचार अगर ऐसा है जो इससे संबंध रखता है, ठीक है चलिए, कोई भी विचार ऐसा है जो आपकी धार्मिक किसी भी चीज से संबंध रखता है, तो वो चीज बेसिकली यहां पर ऐसे किया जा सकता है। ठीक है। आप जैसे मैं हूं, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, सनातन धर्म से बिलोंग करता हूं और मैं अपने हाथ में इस प्रकार के कलावे पहनता हूं। ठीक है, आप देखते हो मेरे दोनों हाथों में रहते हैं। तो इसके कहने का संबंध क्या हुआ बच्चे? इसके कहने का संबंध दरअसल ये हो जाता है कि मैं अपने धर्म के विचारों को मानूं। ठीक है, याद रखना। अब जो मेरा धर्म चाहता है मैं उसके हिसाब से उसके विचारों को मान सकता हूं और मैं अपने धर्म को फॉलो कर सकता हूं। आप भी किसी भी धर्म जिसको मानना चाहे मान सकते हैं और चीजों को कर सकते हैं। इसके बाद है आर्टिकल 25, धार्मिक प्रबंधन। रिलीजियस मैनेजमेंट, धार्मिक प्रबंधन। रिलीजियस मैनेजमेंट। रिलीजियस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है दरअसल ही समझिए। आप अपने यहाँ अपने धर्म से संबंधित प्रावधान कर सकते हैं। मंदिरों में भंडारे करा सकते हैं,
आप मुहर्रम के दिन घूम सकते हैं, ईद आने पर आप दरगाह के आगे मतलब नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो धार्मिक प्रबंधन बेसिकली क्या होता है, रिलीजियस मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, धार्मिक प्रबंधन या रिलीजियस मैनेजमेंट किस तरीके से शो होता है। दरअसली रिलीजियस मैनेजमेंट, धार्मिक प्रबंधन हमें कुछ चीजें शो करता है, और ये कुछ चीजें किस प्रकार से आपको देखने को मिल जाती हैं उसके बारे में थोड़ा समझते हैं फटाफट से। बहुत ध्यान से समझिए। फटाफट बताइए चीजें किस तरीके से शो हो जाती हैं। और जैसे धर्म के प्रचार के लिए प्रबंधन, के लिए प्रबंधन मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। मंदिरों पर उत्सव कराना, मंदिरों पर उत्सव वगैरह आदि, मंदिरों मस्जिदों पर अवसर अवसर कराना, उत्सव कराना, ईटीसी ईटीसी एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, चलो। लेकिन धर्म का प्रचार करना, ये चीज आपकी धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता में आती है। धार्मिक प्रचार वो यहां पर आता है। सिख धर्मों में कृपाण रखी जाती है। सिख धर्म जो होता है उसमें कृपाण रख सकते हैं। कृपाण एक छोटा सा खंजर होता है, वो रख सकते हैं। वो भी आपका आर्टिकल 25 में आता है। आर्टिकल 27 आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल 27 किस बारे में बात करता है सर जी? आर्टिकल 27 बेसिकली एक बड़ी ही जरूरी बात पर चर्चा करता है। आर्टिकल 27 के अंदर एक बात लिखी गई है। आर्टिकल 27 के अंदर बेसिकली एक बात लिखी गई है, और वो बात क्या है समझिए। सर आर्टिकल 27 के अंदर एक बहुत प्यारी सी बात बताई गई है, जिसको हम बोलते हैं धार्मिक संस्थाओं का कराधान। धार्मिक संस्थाओं का, धार्मिक संस्थाओं का कराधान, धार्मिक संस्थाओं का कराधान, टैक्सेशन ऑफ रिलीजियस मैनेजमेंट, टैक्सेशन ऑफ रिलीजियस मैनेजमेंट, रिलीजियस मैनेजमेंट, टैक्सेशन ऑफ रिलीजियस मैनेजमेंट। कि भाई टैक्सेशन कैसे होगा, रिलीजियस मैनेजमेंट इसका कैसे होगा वो समझिए। तो टैक्सेशन ऑफ रिलीजियस मैनेजमेंट की चर्चा यहां पर की गई है। हम उसकी बात कर लेते हैं, बहुत बढ़िया चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। सर जी, जो धार्मिक संस्थाओं का कराधान होता है उसको टैक्स फ्री रखा गया है, टैक्सेशन। तो जितनी भी धार्मिक संस्थाएं होंगी उस पर जितना भी कराएगा उसके कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो रिलीजियस मैनेजमेंट जो होता है वो टैक्स फ्री होता है, टैक्स फ्री होता है, करमुक्त होता है। ये करमुक्त होता है, करमुक्त, टैक्स फ्री होता है, करमुक्त होता है। टैक्स फ्री यानी करमुक्त आपका होता है, याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़िए, आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 की बात करते हैं। आर्टिकल 28, अब आर्टिकल 28 के बारे में क्या चर्चा की गई है वो समझिए। मैं बताता हूं, आर्टिकल 28 में बताया गया है जितने भी शैक्षणिक संस्थान है उसके अंदर कराधान का प्रावधान क्या है। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक प्रबंधन, शैक्षणिक संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में, स्थानों में धार्मिक प्रावधान, प्रावधान, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक प्रावधान आपको यहां देखने को मिलता है। तो इस शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक प्रावधान किस प्रकार से देखने को मिलता है, बात को समझिएगा। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ये चर्चा किस प्रकार से आपकी होगी। ठीक है, बात को समझिएगा। तो जितने भी शैक्षणिक संस्थान होते हैं इसके अंदर धार्मिक प्रावधान किस प्रकार से आपका देखने को मिलता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, उसकी हम चर्चा बेसिकली कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो इसके बारे में बहुत प्यार से हम बात करेंगे, क्या चीज आपको देखने को मिल जाएगी। जितनी भी शैक्षणिक संस्थान है इसके अंदर धार्मिक प्रावधान किस प्रकार से किया जाता है तो वो भी समझ लेते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक प्रावधान, रिलीजियस में जो भी आपका रिलीजियस प्रोविजन
इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, याद रखना। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कैसे होता है, अगर कोई सरकार द्वारा पोषित है, सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, सरकार द्वारा वित्त पोषित है, तो वहां पर कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं होता है। सरकार द्वारा वित्त पोषित है, सरकार द्वारा वित्त पोषित अगर है, वित्त पोषित यदि है, सरकार द्वारा वित्त पोषित यदि है, तो यहां धार्मिक प्रबंधन नहीं होगा, तो धार्मिक प्रबंधन नहीं होता, प्रबंधन वैकल्पिक होता है। धार्मिक प्रबंधन कैसा होता है बच्चे, वैकल्पिक होता है, ऑप्शनल होता है, वैकल्पिक होता है यानी ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल रिलीजियस मैनेजमेंट, ऑप्शनल रिलीजियस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, तो रिलीजियस मैनेजमेंट बाबू ऑप्शनल होता है। वित्त पोषित का मतलब है अगर इसको चलाने के लिए सरकार पैसे देती है, इफ इट इज फाइनेंशियली एडेड बाय गवर्नमेंट, इफ इट इज फाइनेंशियली एडेड बाय गवर्नमेंट, फाइनेंशियली एडेड बाय गवर्नमेंट, एडेड बाय, एडेड बाय, एडेड बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट इसको फाइनेंशियली एड करती है तो ऐसा आपका होता है। ठीक है, चलो ओके बाबू, ठीक है बेटे। मिथिलेश, मिथिलेश का कहना है सर आपने 25 के ए और बी के बारे में नहीं बताया, इसलिए आपके नोट्स में से क्वेश्चन नहीं फंसेगा। बहुत बढ़िया बाबू, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सरकार के द्वारा पोषित यदि है तो धार्मिक प्रबंधन वैकल्पिक हो जाएगा, लेकिन यदि यह कोई निजी संस्थान है, यदि यह कोई निजी संस्थान है, यदि यह कोई निजी संस्थान है, यानी यदि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, यदि यह कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो यह अपनी इच्छा पर संबंध रख सकता है। देखो, अगर यह कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो यह अपने अनुसार चीजों को तय कर सकता है, अपने अनुसार तय, अपने अनुसार तय कर सकता है चीजों को। इस चीज का मतलब क्या है, अगर कोई सरकारी स्कूल है, अगर कोई सरकारी स्कूल है तो वहां पर किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो प्रार्थना बोले, बोलता है तो बोले, ना बोलता तो ना बोले। बट अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो अपने हिसाब से नियम कानून व दायरे तय कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस चीज में आपको कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी। यदि आप इसको लिख पाए हैं तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि लिखा जा चुका है, फिर हम आगे बात करते हैं इसके आगे। बिना परेशानी के मुझे बताइए। ठीक है, चलो ओके, ठीक है। हाँ भाई, कर सकते हैं आप आकृति। सर आपकी क्लास को यूट्यूब पर लीक कर रहा है आपका फेक चैनल बनाकर। बच्चे, मैंने हमेशा से कहा हुआ है कि अगर मेरी कोई वीडियो डालकर या मुझे मेरा किसी और चीज का प्रयोग करके आपको कोई फायदा होता है या किसी भी छात्र को कोई फायदा होता है, मुझे समस्या नहीं है। हमारे चैनल के द्वारा
यानी मैं अपने जीत राणा जीएस चैनल की बात कर रहा हूं, उसके द्वारा किसी भी तरीके की कोई कॉपीराइट किसी चैनल पर नहीं मारी जाएगी। कोई अगर कंटेंट का यूज कर रहा है कर सकता है। बहुत स्पष्ट। अब बात को समझना, ये चीज मैंने आपको क्या बताई है। देखो बच्चे, जैसे एक बच्चा पूछे से 25 का पहला है 25 का दूसरा नहीं बताया है। देखो तो 25 के पहले के अंदर जो आपको बताया गया है कि भैया लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इस भाग के अंदर बताया गया है कि धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता 25 का पहला क्लॉज है। दूसरे क्लॉज में लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत दिए गए जितने भी प्रावधान हैं, इस आर्टिकल के अंतर्गत दिए गए जितने भी प्रावधान हैं, ये राज्य सरकार को कानून बनाने से नहीं रोकेंगे। ठीक है, याद रखना, कानून के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेंगे। धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता कानून के प्रभाव पर कोई भी परिवर्तन नहीं डालेगी। एक बच्चे का पूछना है, नाम है इसका मिथिलेश, तो 25 के 2 में आप भैया ये लिख लेना लल्ला कि इस पर किसी भी प्रकार से कोई भी कानून, कोई भी जितना भी मौलिक अधिकार इसके अधीन दिया जाएगा वह राज्य सरकार को कानून बनाने से नहीं रोकेगा। उम्मीद है आप याद रखेंगे। मिथिलेश अब आ जाएगा बेटा यहां से नोट्स में से। बालक बालक ही। आगे देखो, अब आप आपने नोट कर लिया, तो इसके बाद आप देखेंगे सांस्कृतिक अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार की बात करते हैं। अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार आप देख लीजिए। रिलीजियस राइट्स आप देख लीजिए। रिलीजियस राइट्स और रिलीजियस राइट्स आप देख लीजिए। सांस्कृतिक अधिकार या रिलीजियस राइट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो पल्लवी नोट करो फटाफट से। कहां से स्टार्ट करूं? चैप्टर 1 से स्टार्ट करो पल्लवी। सांस्कृतिक अधिकार आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 29। सांस्कृतिक अधिकारों को कभी कभी हम अल्पसंख्यक अधिकार भी कह देते हैं। इन्हीं को कभी कभी अल्पसंख्यक अधिकार भी कहा जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार भी कहा जाता है। अधिकार भी कहा जाता है। इसको ही कभी कभी आप माइनॉरिटी राइट्स भी बोलते हैं। माइनॉरिटी राइट्स भी बोलते हैं। इसको ही कभी कभी आप माइनॉरिटी राइट्स भी बोलते हैं। बिना परेशानी के आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए सर, कृपाण रखने का अधिकार किसमें? आर्टिकल 25 क्लॉज पहला। ठीक है, गौतम मैं बोल दूंगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की क्लास आपकी चल जाएंगी। आर्टिकल 29 में सांस्कृतिक अधिकार के बारे में हम बात करते हैं, तो सांस्कृतिक अधिकार किस चीज से रिलेट करेगा, बात कर लेते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। आर्टिकल 29 जिसको कहा जाता है सांस्कृतिक अधिकार, आर्टिकल 29 जिसको कहा जाता है सांस्कृतिक अधिकार, ये किस चीज से रिलेट करता है? लिखना शुरू कर देते हैं। सांस्कृतिक अधिकार आर्टिकल 29 पे संबंधित है, 29 से संबंधित है, और संविधान पूर्वक लिखने का कि अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है, अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वह अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, कि वह अपनी संस्कृति को बचाने के लिए शैक्षणिक व सामाजिक उपबंध करा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये देखने को मिल जाता है। इनके बारे में भी थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं, बिना परेशानी के इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सोनल, इसको बहुत ध्यान से आप लिखना। पहली बात तो अल्पसंख्यक कौन है? हु इज अल्पसंख्यक, हु इज माइनॉरिटी। आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए था, पर किसी के दिमाग में सवाल नहीं आया। बाबूजी बातों को समझो, हु इज माइनॉरिटी। बात करते हैं माइनॉरिटी कौन होता है। आपके हिसाब से माइनॉरिटी कौन होता है? कोई भी आर्टिकल में 1 या 2 क्यों आता है? वो उसके भाग होते हैं बाबू। अच्छा, अब हु इज माइनॉरिटी अगर मैं पूछूं जो संख्या में कम हो, जैसे अगर मैं कहने लगूं कि भाई ऑफलाइन क्लास चल रही है, तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो गोरे हैं, ठीक है, वो कम है, तो वो माइनॉरिटी में हो गए। ठीक है, अरे ये लो माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो संख्या में कम हो।
ठीक है जी हाँ। ओके समझ गए सर, जो संख्या में कम हो। तो यहां पे किसकी बात की गई है, यहां माइनॉरिटी कौन है, आर्टिकल 29 में और आर्टिकल 30 में। ये जो पॉइंट है ना आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, क्योंकि रिलीजियस अधिकार दो में ही है, यहीं पर आर्टिकल 29 और 30 का जिक्र किया गया, आर्टिकल 29 का और आर्टिकल 30 का इधर जिक्र किया गया है ना भाई। तो इस हिसाब से आप मुझे बताइए 29 और 30 के अधीन जो आपको बातें दी गई हैं आर्टिकल 29 और 30 के अधीन, कि भाई माइनॉरिटी कौन होते हैं, आपके हिसाब से कौन होगा माइनॉरिटी। सर जी माइनॉरिटी का मतलब है जो संख्या में कम, लेकिन यहां कौन से माइनॉरिटी हैं बताइए। ठीक है चलो, तो यहां कौन से माइनॉरिटी है बाबू, यहां माइनॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो अल्पसंख्यक अधिकार या अल्पसंख्यक यहां लोग जो हैं वो कौन है, धार्मिक और भाषाई, भाषाई वही लोग हैं यहां पे जो रिलीजियस बेसिस पर है और जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर है। इसमें रेशिज्म, लिंग्विस्टिक, तो इसमें जो बात की गई वो रिलीजियस के तौर पर की गई, जो धर्म के हिसाब से थोड़े कम हो और जो भाषा के हिसाब से थोड़े कम हो, केवल वही यहां पर माने जाएंगे। ठीक है सर, कास्ट के बेसिस पर माइनॉरिटी माने जा सकते हैं, कास्ट के बेसिस पर माइनॉरिटी नहीं बनेंगे। ठीक है चलिए, अंकित यादव आपको बात समझ में आई। तो माइनॉरिटीज हैव राइट टू प्रोटेक्ट देयर, माइनॉरिटीज हैव राइट्स टू प्रोटेक्ट, minorities have rights to protect, minorities have rights to protect their culture, minorities have right to protect their culture and minorities have right to protect their culture, ठीक है, and making provisions and making educational and socialist provision, ये किया जा सकता है। राइट बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे यहां पे एग्जांपल दूं, मुस्लिमों द्वारा मदरसों में शिक्षा, मुस्लिमों द्वारा मदरसों में शिक्षा, मदरसों में शिक्षा, ठीक है, मुस्लिमों द्वारा मदरसों में शिक्षा, ठीक है, यानी जो एजुकेशन इन मदरसास बाय मुस्लिम्स, एजुकेशन इन मदरसास बाय मुस्लिम, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। याद, हाँ जी सोनल, मैं स्टैटिक जीके को बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा हूं बाबू, टेंशन मत लो। आर्टिकल 29 के बाद आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 के बाद आर्टिकल 30 की हम बात करते हैं। ठीक है जी हाँ, आर्टिकल 30 की हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 30 के अंदर आपको देखने को मिलता है अल्पसंख्यकों के द्वारा, अल्पसंख्यकों द्वारा, अल्पसंख्यकों द्वारा संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, बचाने के लिए, अल्पसंख्यकों द्वारा संस्कृति को बचाने के लिए, अल्पसंख्यकों द्वारा संस्कृति को बचाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों का बनवाना, शैक्षणिक संस्थानों का बनवाना, शैक्षणिक संस्थानों का बनवाना, स्थानों का बनवाना, संस्थानों का बनवाना, बनवाना, ये चीज भी इसके अंदर इंक्लूड अप की गई है। ठीक है चलिए, तो ये क्या है, बेसिकली शैक्षणिक संस्थानों का बनवाना भी इसी के अंदर इंक्लूड अप किया गया है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। ये क्या है, मदरसा क्या होता है यार, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम स्कूल्स होते हैं, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, देयर कल्चर, टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, माइनॉरिटीज, टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, माइनॉरिटीज
can have institutions, can have educational institution, can have educational institution. ठीक है, इंस्टीट्यूशन याद रखना, याद रखना। दिस इज आर्टिकल 30। एग्जाम्पल के लिए जैसे मुस्लिम अगर मदरसों को बनवाने लगे तो ये इसके अंदर हो जाएगा, भारत माता की जय, बिल्कुल भारत माता की जय। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मदरसों का बनना, मदरसों का बनना आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो मेकिंग या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मदरसास, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। नोट हो गया तो फटाफट बताओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। फटाफट बताइए सर, आप एक्शन क्यों नहीं लाते? लाना चाहिए, वो कमेंट करे आपका नोट। इसमें बदलाव नहीं हो सकता अगर सरकार चाहे, क्या सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। सर बुक के लिए बता दो, बुक के लिए मैं बता दूंगा भाई, आज शाम को बता दूंगा बुक के लिए, तो एग्जैक्ट 4 बजे, एग्जैक्ट 4 बजे बुक के लिए बता दूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। फटाफट से बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। ठीक है जी, आगे बढ़ो सर जी। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 31, संपत्ति का अधिकार। अब यहाँ हेडिंग डाली संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को समझ लीजिएगा, संपत्ति का अधिकार किस कारण से है, संपत्ति का अधिकार किस कारण से है, बताइए सर। संपत्ति का अधिकार आपको कुछ स्पेसिफिक चीजों में ही देखने को मिलता है, संपत्ति का अधिकार कुछ स्पेसिफिक सी चीजों में ही संपत्ति का अधिकार आपको देखने को मिलता है, परंतु यह आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 19 पहले के एफ में देखने को मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 पहले के एफ में देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, तो बहुत ध्यानपूर्वक आप इसको समझेंगे, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 पहले का एफ कैसे देखने को मिलता है। ठीक है, फटाफट देखते हैं किस तरीके से इसकी बातें आपको देखने को मिलती हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये दोनों ही है, लेकिन ये जो होती है दादालाई संपत्ति होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, दादालाई, ये दादालाई प्रॉपर्टी होती है, दादालाई प्रॉपर्टी होती है। और ये जो होती है ये आपकी परचेज प्रॉपर्टी होती है, खरीदी गई संपत्ति, खरीदी गई संपत्ति आपकी बेसिकली होती है ये दादालाई। ठीक है, ये एंसेस्ट्रल होती है, ये एंसेस्ट्रल होती है, एंड दिस इज परचेज्ड, दिस इज परचेज्ड, आपको देखने को मिल जाती है, परचेज्ड आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर है जी? हाँ, अब इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ये कैसे कैसे काम करती है, यह कैसे कैसे काम करती है। नाउ वी टॉक अबाउट दिस। यहां हमें पता लगता है किस प्रकार से कि भाई कैसे हम देखते हैं, जैसे आपको बता दूं 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44 संशोधन द्वारा 1978 में इन दोनों ही आर्टिकल्स को रिवोक कर दिया गया। रिवोक, रिवोक का मतलब है संशोधित कर दिया गया।
संशोधित कर दिया गया, रिवोक कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। संशोधित करके कहां डाल दिया? आर्टिकल 300A में, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। ठीक है जी हाँ। चलिए, क्यों ऐसा किया? दरअसली 1977 में पहली बार कांग्रेस पार्टी चेंज हुई थी और उसके स्थान पर द जनता पार्टी आई थी। कारण एंड प्रभाव क्या पड़ा? कारण क्या हुआ? 1977 में जनता पार्टी आई थी, जनता पार्टी जीती, जनता पार्टी जीती। और जब जनता पार्टी जीती, यह पहली गैर कांग्रेसी पार्टी थी, यह पहली गौर कांग्रेसी पार्टी थी, गैर कांग्रेसी पार्टी थी, पहली गैर कांग्रेसी पार्टी थी, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पार्टी जो इलेक्शन जीती है। तो इसने अपने कुछ परिवर्तन किए, जिसका अंतर्गत एक ये भी था रीजन, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, नॉन कांग गवर्नमेंट। हेड कौन है इसके? मोरारजी देसाई। पीएम कौन बने? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई पीएम इसमें बने, मोरारजी देसाई इसमें पीएम बनते हैं। प्रभाव या इंपैक्ट देखिए, इंपैक्ट इसका क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है, इंपैक्ट या प्रभाव देखिए। इंपैक्ट बहुत सिंपल इसके अंदर पड़ जाता है, इंपैक्ट बहुत सिंपल इसके अंतर्गत पड़ जाता है। समझिए इंपैक्ट क्या है, बहुत साधारण सा और बड़ा विशेष सा इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इंपैक्ट क्या था, लिखिए इंपैक्ट क्या है। सर जी, इंपैक्ट सबसे पहले तो आपको यह देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर चीजों को समझने का प्रयत्न करती है, और चीजों को समझने का नहीं करती, सिर्फ चीजों को करती है। यह पहले एक मौलिक अधिकार था, संपत्ति मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बना दी गई, संपत्ति मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दी गई, विधिक अधिकार बना दी गई, लीगल राइट बना दी गई। पहले जहां वो एक विधिक अधिकार थी, जहां वो एक लीगल राइट थी, जहां वो एक लीगल राइट थी, अब वो क्या क्रिएट करके बना दी जाती है सर? जहां वो पहले एक फंडामेंटल राइट थी, अब वो क्या बना दी गई? लीगल राइट। अब पुलिस के सामने उस चीज को आपको प्रमाणन देना पड़ने लगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हो गई, अब जनता पार्टी है खाली, पूरा नाम था द जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी है लल्ला, नोट करो। बात आई समझ में भाई? अब हम आगे बढ़ते हैं। अग्र संपत्ति का अधिकार आप देख चुके हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, रुको, ये लो सर, इसे निरस्त कर दिया बाबू। निरस्त करने का मतलब होता है खत्म करना, संशोधित करने का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो ये निरस्त नहीं हुआ, संशोधित हुआ है। सर आजमगढ़ कब आ रहे हैं? बहुत जल्द बाबू। पीएम का नाम मोरारजी देसाई है, मोरारजी देसाई। टोपी पहनते थे, चश्मे लगाते थे। हाँ हाँ गधेड़ा। आगे बढ़ो। इसके बाद आपको देखने को मिलता है संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32। ये देखने को मिलता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार, धानिक उपचार का अधिकार, उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल
रेमेडी, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आपको देखने को मिलता है। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आपको देखने को मिल जाता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को अपन इधर देख लेते हैं कि कैसा संवैधानिक उपचार का अधिकार आपको देखने को मिलता है रे। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से बाबूजी। लिखिए सर, लिखिए सर, लिखते हैं सर। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो आपको देखने को मिलता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसके अंदर आपका होता है मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा। मौलिक अधिकारों की रक्षा यानी जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए मौलिक अधिकारों की रक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एफआर्स, प्रोटेक्शन ऑफ एफआर्स, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोटेक्शन है वो किस तरीके से आपका किया जा सकता है वो इसके अंतर्गत आता है। तो भाई ये रिटों के माध्यम से किया जा सकता है, बाई रिट्स, रिटों के माध्यम से किया जा सकता है, रिटों के माध्यम से किया जा सकता है, माध्यम से संभव, संभव है रिटों के माध्यम से। किसके माध्यम से संभव है? रिटों के माध्यम से ये संभव है जी। अब रिटों के माध्यम से संभव है, जैसे मैंने बताया कैसे संभव है। दिस इज बाय रिट्स, पॉसिबल है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्शन है रिट्स के द्वारा, रिट्स के माध्यम से ये बेहतरीन आपको देखने को मिलता है। पहली रिट आपको कौन सी देखने को मिल जाती है? पहली रिट, तो सबसे पहली रिट जो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती है वो क्या है वो समझिए। पहली रिट जो आपके इसके अंदर देखने को मिल जाती है उसको बहुत ध्यानपूर्वक समझते हैं और चीजों को बताने का प्रयास करते हैं, चीजों को बताने का प्रयास करते हैं। बताइए सर जी। सर संवैधानिक उपचार के अधिकार में आपको 5 प्रकार की रिट देखने को मिलती है और इसी अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। डॉक्टर भीमराव ने कहा था कि यही संविधान की आत्मा है। डॉक्टर भीमराव ने कहा था कि यही संविधान की आत्मा है, यही संविधान का हृदय व आत्मा है, यही संविधान के हृदय व आत्मा है, वह आत्मा है। ठीक है, सोल एंड हर्ट, एंड हर्ट, सोल एंड हर्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो पहले आप देखेंगे इसमें क्यू वारंटो, क्यू वारंटो, हिबिस कॉर्पस, रिट ऑफ सैरिटोरेरी, सैरिटोरेरी, रिट ऑफ सैरिटोरेरी होगी प्रोहिबिशन और मैंडेमस, प्रोहिबिशन और मैंडेमस, मैंडेमस आपको देखने को मिलता है। अधिकार परीक्षा, परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, रिट ऑफ सैरिटोरेरी बेसिकली किस बारे में बात करता है? सैरिटोरेरी रिट सर जी यह आपको देखने को मिलता है उत्प्रेषण के नाम से, उत्प्रेषण के नाम से, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध के नाम से, प्रतिषेध के नाम से, एंड मैंडेमस यानी परमादेश के नाम से, परमादेश के नाम से। यह आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। ठीक है सर, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिला, वो मिल जाएगा आज तक। रिट क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाता है। यहां तक कोई इशू है तो बताइए, अन्यथा चीजों को आगे बढ़ाते हैं फटाफट। बताओ बाबू, क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मैं क्लास को थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं, मैं कारण बता देता हूं। दरअसल रिट क्या होती है इस आर्टिकल को मैं कल बताऊंगा। मैं बताऊंगा क्यू वारंटो में क्या होता है, मैं बताऊंगा हिबिस कॉर्पस में क्या होता है, मैं बताऊंगा सैरिटोरेरी में क्या होता है, मैं बताऊंगा प्रोहिबिशन में क्या होता है, मैं बताऊंगा मैंडेमस में क्या होता है। परंतु क्लास को मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूं, इसके पीछे का कारण मैं बता देता हूं। दरअसल आपका एक इवेंट होना है, जिस इवेंट की वजह से मुझे ये क्लास थोड़ी जल्दी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, आप ही के लिए इवेंट है बेसिकली। तो अगर आप अपने चैनल पे जाएंगे, या आपका यूट्यूब चैनल है, मैं कभी कभी चला लेता हूं, वैसे है ये आपका यूट्यूब चैनल, तो यहां पर ये जो इवेंट है ये बेसिकली होने वाला है और ये बेसिकली 4 बजे होने वाला है। ठीक है, याद रखना
तो 4 बजे होने वाला है, तो उसमें थोड़ा समय कम बचा है, तो उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे थोड़ा इस इवेंट पे थोड़ा देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं सीधा यहां पर जीत राणा जीएस पर, इस बुक लॉन्चिंग में ताबड़तोड़ बुक लॉन्चिंग करते हैं, मूल विधि है, पॉलिटी है, उन सब के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए, तो चीजें बहुत बढ़िया देखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलो, ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल, आपसे मिलते हैं सीधे वहीं पर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।